तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग अकेले ही कॉन्ग पर भारी पड़ रहा होता है और उसे काफी ज्यादा घायल भी कर देता है। और जैसे ही उस पर फिर से अटैक करने जाता है तो वहां मुलायो आ जाता है और उसे रोक देता है, जिससे उन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें मुलायो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो फैंग पर भारी पड़ रहा होता है। तो फैंग उसे जैसे तैसे चकमा देकर वहां से निकल जाता है और जाते हुए कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। जिसके बाद वो बादलों के बीच से सफर कर रहा होता है तो वहां पर उसे सामने एक माउंटेन दिखता है जहां पर एक घर भी होता है, जिसे देख वो मून से पूछता है कि वो क्या है। तो मून उसे उसके करीब जाने से मना करती है और उसे बताती है कि नहीं, तुम आगे मत जाओ। वहां पर तियानवु रिल्म के करीब वाले कल्टीवेटर्स के साथ साथ एक ब्लू रॉबर्ट स्पिरिचुअलिस्ट भी मौजूद है, जिसे सुनकर फैंग चौंक कर कहता है क्या, और सामने वाले माउंटेन को देखने लगता है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में भी इसी के आगे से होता है और हम देखते हैं कि मून की बातें सुनकर फैंग वहां से वापस जंगल में जाता है। तो उसे जंगल के बीचों बीच एक आवाज सुनाई देती है और वो वहां जाकर देखता है कि लिंगयुन सेक्ट के डेसिबल सारे मॉन्स्टर्स बीस्ट के साथ फाइट करके उन्हें खत्म कर रहे होते हैं, ताकि वो वाइजू वैली के सारे मिस्टीरियस मेडिसिन और स्पिरिचुअल हर्ब्स को लेकर कलेक्ट कर सकें। जिसे सुनकर फैंग कहता है लिंग्यू सेक्ट के डेसिबल। वहीं उनमें से उनका लीडर ओयान उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कौन है, और वो जैसे ही फैंग के पास जाता है तो फैंग वहां से चला गया होता है। यह देख उसका भाई डुगु जियान उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को एयर में ट्रेवल करते हुए बाइजू वैली में घूमते हुए देखते हैं, जहां पर वो एक माउंटेन के गुफा के अंदर जाता है। तो वहां पर बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स और मिस्टीरियस मेडिसिन होते हैं, जिन्हें देख मून और वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। फैंग अपने स्पेस बैग को बाहर निकालकर उन सारे मिस्टीरियस मेडिसिन और स्पिरिचुअल हर्ब्स को कलेक्ट करने लगता है। तभी वहां पर लिंग्यू सेक्ट के डेसिबल आते हैं, पर तब तक फैंग वहां से सारे मिस्टीरियस मेडिसिन और स्पिरिचुअल हर्ब्स को कलेक्ट कर लेता है। जिसे देख ओयान उससे पूछता है तुम कौन हो, तो फैंग उसे अपना नाम सूरा बताता है। जिसे सुनकर मून चौंक कर कहती है सूरा, और उसे कहती है तुमने एक्चुअल में अपने लिए ऐसा नाम चूज किया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वहीं उसकी बातें सुनकर ओयान कहता है पर मैंने तो पहले कभी इस नाम को नहीं सुना, पर लगता है तुमने यहाँ के सारे मिस्टीरियस मेडिसिन और स्पिरिचुअल हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया है। जिस पर फैंग उससे कहता है हाँ, जो पहले आएगा उसी के ये मेडिसिन होंगे। जिसे सुनकर ओयान का भाई डुगु चियान गुस्से से कहता है भाई अभी आप देखो मैं उसे कैसे खत्म करता हूँ। पर ओयान उसे रोक देता है और फैंग से कहता है पर हमने बाहर के सारे स्पिरिट बेस्ड को खत्म कर दिया है यहाँ आने के लिए, तो हम तुम्हें इस तरह से सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स और मेडिसिन को लेकर तो नहीं जाने दे सकते, इसलिए अगर तुम 99% हमें दे दो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। जिसे सुनकर उसका भाई डुगु जियान उससे कहता है भाई हम इसे इस तरह से नहीं जाने दे सकते। जिस पर फैंग उनसे कहता है मैं तुम्हें इसका एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा, और अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे ये लेकर दिखाओ। जिसे सुनकर ओयान गुस्से से कहता है तो ठीक है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। और यह कहकर वो फैंग पर काफी पावरफुल अटैक करता है और उन लोगों में मुकाबला होने लगता है, जिसमें फैन ओयान के अटैक से पीछे की ओर चला जाता है और ओयान फिर से फैंग पर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे फैंग रोकने लगता है। तो वहीं उसके अटैक के कारण वो गुफा टूटकर नीचे गिर रही होती है। जिसे देख मून फैंग से कहती है इसे तुम मुझे हैंडल करने दो क्योंकि ये शिक्षित लेवल है। तो फैंग कहता है नहीं, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा, और अपनी स्नो टाइगर को सामने करता है, ओयान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देख ओयान चौंक जाता है और उसे कहता है भले ही मैं अकेले तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, पर हम इतने सारे लोग हैं तो अब तुम उन मेडिसिन का एक भी टुकड़ा लेकर यहाँ से नहीं जा पाओगे। तो फैंग उससे मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, और वो लोग उस पर अटैक करने लगते ही हैं। उससे पहले फैंग एयर में ट्रेवल करते हुए वहां से निकल जाता है। ये देख उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और ओयान चौंक कर कहता है ये एक्चुअल में तियानवु रिल्म में है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को बादलों के बीच में घूमते हुए देखते हैं, जहां वो एक बड़े से पेड़ को देख उस पर बैठकर उन स्पिरिचुअल हर्ब्स और मेडिसिन को ऑब्जर्व करके
उसके जरिए कल्टीवेट करने लगता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि फैंग अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करके एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करके ऊपर की ओर जाकर खड़ा हो जाता है और खुद को देख कहता है, स्पिरिचुअल हर्ब्स और मेडिसिन के जरिए हुआनवू के बस सेकंड लेवल को ही ब्रेक कर पाया हूँ। जिसे सुनकर मून उससे कहती है, एटलीस्ट तुमने इतना तो कर लिया और मेरा क्या। तो फैंग उससे कहता है, चलो अब मैं तुम्हारी पावर्स को इंक्रीज करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और यह कहकर वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉग चारों तरफ छाने लगता है, जिसके कारण फैंग को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि वो फॉग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण फैंग बेहोश होने लगता है। ये देख मोयान उसे बताती है कि ये बाइजू वैली जल्द ही बंद होने वाली है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकलो। जिसे सुनकर फैंग भागते हुए आगे जाने लगता है, पर वो जितना आगे भाग रहा होता है वो स्ट्रॉन्ग फॉग उसके पीछे पीछे ही जा रही होती है, जिससे फैंग बचने की काफी कोशिश कर रहा होता है, पर वो स्ट्रॉन्ग फॉग उसके काफी करीब पहुंच गई होती है। जिससे देख मून उसे सामने वाले माउंटेन के अंदर जाने को कहती है, तो वो उससे कहता है, पर तुमने ही तो मुझे वहां जाने से मना किया था। जिस पर मून उससे कहती है, हाँ मैंने मना किया था, पर अभी इस स्ट्रॉन्ग फॉग के कारण मरने से अच्छा उस माउंटेन के ब्लू रॉब स्पिरिचुअलिस्ट से मुकाबला करना होगा। जिसे सुनकर फैंग काफी तेजी से उस माउंटेन के अंदर वाले घर के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस माउंटेन के ऊपर के घर के अंदर 2 एल्डर को देखते हैं, जो एक मैजिकल पोर्टल के जरिए फैंग को देख रहे होते हैं, उसी के बारे में बातें भी कर रहे होते हैं। जिनमें से एक एल्डर, जिनका नाम शी फैंगयान होता है, वो दूसरे एल्डर जियांग से कहते हैं कि ये लड़का इतनी यंग एज में लिंगयून सेक्ट के डेसिबल को कैसे हरा सकता है। और वो लोग उसी के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी फैंग उनका डोर नॉक करता है और कहता है, शिंगलोंग सेक्ट से चू बैंग हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जिसे सुनकर एल्डर शी फैंगयान उसकी मदद करना चाहते हैं। एल्डर जियांग उससे उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, तो वो चाहकर भी फैंग की मदद करने के लिए नहीं जा पाते। वहीं दूसरी तरफ से लगातार फैंग उनका दरवाजा खटखटा रहा होता है, पर लास्टली वो बाइजू फॉग के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। यह देख शी फैंगयान एल्डर जियांग से कहते हैं, आप यहीं पर रिलैक्स करो, मैं जा रहा हूँ उसके पास। जिसे सुनकर एल्डर जियांग उसे काफी मना करते हैं, पर वो नहीं मानता और फैंग के पास जाते हैं और उसे उठाकर कहते हैं, ये अभी तक जिंदा है। यह कहकर वो उसे एक मैजिकल टोकन देते हैं, जिसके कारण फैंग को होश आ जाता है। वहीं उस मैजिकल टोकन को देख मून फैंग से कहती है कि ये मैजिकल टोकन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे कुछ वक्त दो ताकि मैं इसके अंदर से मैजिकल पावर्स को कॉपी करके तुम्हारे लिए भी ऐसा ही टोकन बना सकूं। जे सुनकर फैंग एल्डर शी फैंगयान को ग्रीट करता है और उन्हें उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। उनसे उनका नाम पूछता है, तो वो अपना नेम शी बताते हैं और अपना पूरा नाम बताने वाले होते हैं कि तभी वो बाइजू फॉग उनके पैरों को जकड़ लेती है, जिससे वो घायल होने लगते हैं। यह देख फैंग उनसे पूछता है, आप ठीक तो हैं? वह उसे कहते हैं, मैं ठीक हूँ। जे सुनकर मून फैंग से कहती है कि लगता है ये भी इस टोकन के जरिए ही बाइजू फॉग से बचते हैं। तभी एल्डर शी फैंगयान फैंग से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मेरी कल्टीवेशन को देखते हुए ये लिटिल फॉग मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर भी वो उस फॉग के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे होते और धीरे धीरे घायल होने लगते हैं। ये देख फैंग मून से पूछता है कि तुमने इस टोकन के मैजिकल पावर्स को याद कर लिया? तो मून कहती है, हाँ मैंने याद तो कर लिया, पर इसके जैसा टोकन बनाने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। तो फैंग उसे जल्दी बनाने को कहता है, तो मून उससे कहती है, ये ऑलमोस्ट बन गया, थोड़ा सा और वेट करो। पर फैंग देखता है एल्डर शी फैंगयान की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो उन्हें वो टोकन देते हुए कहता है, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। और वहां से उस बाइजू के फॉग के अंदर चला जाता है। यह देख दूसरी तरफ एल्डर जिंगयान भी चौंक जाते हैं। तभी एल्डर शी फैंगयान फैंग को जाता देख उसके पीछे जाते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं, पर फैंग नहीं रुकता और माउंटेन से नीचे कूद जाता है। ये देख एल्डर शी फैंगयान एल्डर जियांग को बाहर बुलाते हैं फैंग की जान बचाने के लिए। तो एल्डर जियांग उससे कहते हैं, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, वैसे भी वो मरने वाला है। जिसे सुनकर एल्डर शी फैंगयान उनसे कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हो?
तभी फैंग ऊपर आता है और उन्हें उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और ये भी कहता है कि फ्यूचर में मैं आपका ये एहसान ज़रूर चुकाऊंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देख एल्डर शिफेग्यान हैरान रह जाते हैं। जिसके जाने के बाद एल्डर जिग्यान मैंशन से बाहर आते हैं और एल्डर शिफेग्यान से कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का मेरे प्रोटेक्टिव टोकन की कॉपी इतना जल्दी बना लेगा। जिसे सुनकर एल्डर शिफेग्यान काफी हैरान होते हैं। तो एल्डर जियांग उससे कहते हैं, लगता है सच में शिंगजायो सिटी पूरी तरह से चेंज होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग उस टोकन के जरिए बाइजू वैली में पहुंचता है, जहां उस टोकन के जरिए उसे बाइजू वैली के फॉग के प्रेशर से कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो काफी आसानी से उसे हैंडल भी कर ले रहा होता है। तभी मून उससे कहती है, अब तुमने तो अपना काम कर लिया, अब मेरी बारी है। और उससे कहती है, ठीक है, अब जब इस बाइजू वैली में बस हम दोनों ही हैं तो हमें पोलाइट नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर्स बीस्ट के पावर्स को गैदर करने लगते हैं, जिसके जरिए मून कल्टीवेट करने लगती है। और इसी तरह वो लोग 6 महीने तक लगातार बाइजू वैली में ही रहते हैं, जहाँ पर मून वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स की पावर्स को एब्जॉर्व कर ही रही होती है। तो वहीं फैंग वहाँ के सारे मिस्टीरियस मेडिसिन्स और स्पिरिचुअल हर्ब्स को ऑब्जर्व करके अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर रहा होता है, जिसके बाद उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। साथ ही उन मॉन्स्टर्स की पावर्स को एब्जॉर्व करने के बाद मून की भी कल्टीवेशन काफ़ी इम्प्रूव होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहती है, मैंने आज तक इतनी सारी पावर्स को एक साथ ऑब्जर्व कभी नहीं किया। और यह कहने के बाद वो फैंग से कहती है, अब वक्त आ गया है हमें विंगलोंग सेक्ट जाने का। जिसे सुनकर फैंग गुस्से से कॉन्ग का नाम कहता है और शिंगलोंग सेक्ट के लिए निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एल्डर जियांग और एल्डर शिफेंग्यान को देखते हैं, जहां पर एल्डर शिफेंग्यान एल्डर जियांग को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उनके गाइडेंस के थ्रू ही उन्होंने कल्टीवेशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की। जिसे सुनकर एल्डर जियांग उनसे कहते हैं कि तुम्हारे अलावा इस बाइजू वैली में एक और है जिसने अपनी कल्टीवेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। जिसे सुनकर एल्डर शिफेंग्यान उनसे पूछते हैं वो कौन है, तो वो बताते हैं वो और कोई नहीं शिंगलोंग सेक्ट का डेसिबल फैंग है। जिसे सुनकर एल्डर शिफेंग्यान काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और साथ ही वो फैंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। तभी एल्डर जियांग उन्हें बताते हैं कि मैंने उसके मुंह से कॉन्ग नाम के बंदे का नाम सुना था, लगता है वो उसके साथ शिंगलोंग सेक्ट में जाकर मुकाबला करने वाला है। जिसे सुनकर एल्डर शिफेंग्यान सोचने लगते हैं और कहते हैं, कॉन्ग कहीं ये शुआनो सिटी के लॉर्ड गोंग तियानपिंग का बेटा तो नहीं, और अगर ऐसी बात है तो मुझे वहां पर जाना होगा। जिसे सुनकर एल्डर जियांग उन्हें मना करते हैं और कहते हैं तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। जिस पर एल्डर शिफेंग्यान कहते हैं, पर शुआनो सिटी कोई मामूली सिटी नहीं है, इसलिए मुझे वहां पर फैंग को बचाने के लिए जाना ही होगा, क्योंकि मैं उसके जैसा इतना अच्छा कल्टीवेटर नहीं खो सकता। और उसके बाद वो एल्डर जियांग से पूछते हैं, क्या आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं उसके बारे में आपको कोई क्लू मिला। जिसे सुनकर एल्डर जियांग काफी मायूस होकर उन्हें बताते हैं कि 1 साल से ज्यादा हो गया है मैंने जियांग डायनेस्टी के लोगों को एक्सपर्ट्स को बुलाकर काफी ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक गॉड बॉडी है, और अगर ऐसा है तो पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।